हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो स्टूडेंट फाइनली आज मिल ही गया क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। अगर आप भी इस बार हो 12th में और आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर। ऐसे ही 2025 में आपके फिजिक्स का पेपर आएगा। जैसे ही मुझे ये पेपर मिला मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिख लिया। देखो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब पूरे पेपर का मैंने सॉल्यूशन लिखा ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। और जो पेपर ये वायरल पेपर है इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको बता दिया जाए। देखिए पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूं और इन सब को अभी हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए पूरा सॉल्यूशन इसमें है, ठीक है। तो ये क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर है। पेपर कोड आप लोग ध्यान में रखना। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहता है, समय 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना ताकि ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर दे सकूं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो स्टूडेंट, ये है भौतिक विज्ञान। इधर पेपर कोड रहेगा, पूर्णांक रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा। नोट आपको कुछ दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। इसमें निर्देश दिया जाता है और काफी ज्यादा। देखो निर्देश 1, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्देश 2 है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का वो भी होगा। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, फर्स्ट वाला, ये 2-2 नंबर वाला होगा। खंड दा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा, जो कि 5 नंबर वाला होगा। और इस विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आपको आंतरिक विकल्प का चयन भी दिया जाएगा, मतलब 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको एक एक करना होगा। तो ये तो कुछ निर्देश थे जो मैंने आपको बताया। वीडियो को आपको 1 मिनट भी मिस नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्पेशल क्लास है। देखो सबसे पहले हम खंड आ की बात करेंगे। खंड आ जो हमारा होता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, और ये टोटल 6 क्वेश्चन रहता है। 6 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। देखो ध्यान से समझना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। का वाला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, मतलब विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखो विद्युत फ्लक्स का मात्रक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसमें से कौन सा होगा शायद आप में से कुछ स्टूडेंट को पता हो। फर्स्ट है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड है वोल्ट मीटर, थर्ड है वोल्ट प्रति मीटर, फोर्थ है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। देखो भैया वोल्ट मीटर भी हमारे विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, ठीक है। जब आप लोग सर्च करेंगे जाकर YouTube पर विद्युत फ्लक्स क्या है शुभम लेक्चरर, तो आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इसमें से वोल्ट मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खा वाला क्वेश्चन देखो, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। मतलब लेंज का नियम जो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे लेंज का नियम, तो ये किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। फर्स्ट है आवेश, सेकंड है संवेग, थर्ड है ऊर्जा, फोर्थ है द्रव्यमान। तो भैया ये जो हमारा है ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, लेंज का नियम। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान से समझना, पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। और जो स्टूडेंट कहते हैं सर टफ आता है या इजी आता है पेपर, उनके भी क्वेश्चन का आंसर अभी इसी क्लास में मिल जाएगा। गा देखो, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है। इसमें से कौन सी घटना है प्रकाश की जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है विवर्तन, थर्ड है ध्रुवण, फोर्थ है अपवर्तन। देखो एक ध्रुवण की घटना होती है, थर्ड वाला, ये जो है ये प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है, ध्रुवण, या इसी को ध्रुवीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही घटना है प्रकाश की जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को दर्शाती है। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, सामने लिखा है। घा देखो, इसको समझो, थोड़ा सा समझो और मैं समझाऊंगा भी, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखो एक न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया गया है। अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्पेशल है तो इसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं इस पेज में। देखो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करोगे तो आपको जानकारी ज्यादा बढ़ेगी। देखो 100 माइक्रोफैरड दिया गया, यानी कि धारिता हमें दी गई है C, ये दिया गया है 100 माइक्रोफैरड। पहले माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो ये 100 गुणे 10 के पावर -6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोफैरड को आप फैरड में बदलोगे तो 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। V हमारा दिया गया है, विभो देखो 10 वोल्ट दिया गया है, तो इनको हम लिख देंगे 10 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसमें संचित ऊर्जा U निकालनी है। तो U का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूं। U इक्वल टू आपका होता है 1/2 CV²। समझ में तो आ रहा होगा, 1/2 CV²। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 C की वैल्यू हमें दी ही गई है, देखो 100 इंटू 10 के पावर -6 दिया है, इंटू V² है भैया, यानी कि 10 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर करो या 10 गुणे 10 लिख दो, बात एक ही है। मतलब 2 10 यहां पे भी है, स्क्वायर करेंगे तो भी 10 रहेगा 2। ठीक है, ये 2 5 10 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये 5 आपका ऐसे आगे आ जाएगा, इंटू ये 10, देखो 100 है, ये 10 है, 100 और 10 का गुणा होगा 1000 हो जाएगा। 1000 गुणे 10 के पावर -6 आपका ऑलरेडी है, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 10। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम चीज है, इंटू 10 के पावर -6। अब U इक्वल टू आपका कितना आ गया, देखो 5 इंटू 10 के पावर 3 है, ये -6 है, माइनस वाला बड़ा है तो 3 में से 6 जाएगा भैया, या 6 में से 3 जाएगा तो 10 के पावर 3 बचेगा, लेकिन माइनस में -3 जूल। यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कोई ऑप्शन है 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही तो है, तो यही आपका हो जाएगा संचित ऊर्जा। मतलब अगर आप लोग 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करेंगे तो उसमें 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल ऊर्जा संचित होगी। चलो अंगा नंबर पे आते हैं। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान E/c² या H/c या H/λ या शून्य। देखो E है आपका कार्यफलन, आप लोग कह सकते हैं E है फोटान की ऊर्जा। ठीक है, C क्या है आपका प्रकाश की चाल, H है प्लांक नियतांक, C है प्रकाश की चाल, H है प्लांक नियतांक, लैम्डा है तरंगदैर्घ्य। भैया ये शून्य होता है, इन सबको जानने से कोई फायदा नहीं में। फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है, देखो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। मतलब अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है, हमारे सेमीकंडक्टर्स में। तो कोटरों से, इलेक्ट्रॉनों से, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से, या ना कोटरों से ना इलेक्ट्रॉनों से। भैया यही ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला। अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है वो ना कोटरों से होता है ना इलेक्ट्रॉनों से होता है। अब आप लोग बताना किससे होता है। ठीक है, आपका काम है। चलो ये हमारा 6 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे खंड बा पे। देखो खंड बा पे हम आ गए हैं। इसमें भैया मेरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ठीक है, जो हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर आपको इसके लिए भी मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर का ये आया है। देखो क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स वाला आपको 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, 3 में भी दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक एक ही नंबर में आएगा, ऐसा आप लोग गलतफहमी मत पालिएगा। आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किसी भी नंबर में दिया जाए हमें क्या, हमें तो बस लिखना है। ठीक है, तो देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं। चुंबकीय फ्लक्स एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए एक पृष्ठ है, देखो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। देखो ये कोई पृष्ठ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है। अब इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हमने विद्युत फ्लक्स कहा था। यहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसमें कोई पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ से लंबवत जो बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। बस सिंपल सा है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो समझ में आया।
देखो एक नंबर में आता है तो आप सिर्फ इसकी परिभाषा लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में आता है तो जैसा मैं बताऊंगा ऐसा लिख देना, 2 3 में आता है तो एक समान, अब पूरा लिख दोगे तो और बेटर रहेगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा पृष्ठ है भैया चुंबकीय क्षेत्र में, इससे लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, देखो यहां पे भी, तो ये आपका चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। फाई इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी इंटू ये, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और जो क्षेत्रफल है, ये जो पृष्ठ है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र बी और इस ए के गुणनफल को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। अब अगर मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, मान लीजिए लंबवत ना होकर ये थीटा कोण बनाकर गुजर रहा है पृष्ठ से, तो आप भैया फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लंबवत है तब तो फाई इक्वल टू बी ए हो जाएगा। मान लीजिए थीटा कोण बनाकर, देखो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा कोण बनाकर ये चुंबकीय बल दिखाया जा रहा है पृष्ठ से, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। मात्रक इसका वेबर होगा, बीमा इसकी ml2t-2 a के पावर -1 होगा और राशि अदिश होगी। देखो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है, अगर 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी आएगा आप आसानी से लिख लोगे, क्योंकि जानकारी हमेशा पूरी रखिए। 1 नंबर में आता है आप इतना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए खा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप क्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। मतलब अगर टेम्परेचर को कुछ भी उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सा है खा वाला, ताप बढ़ने पर श्रांति काल कम हो जाता है। सिंपल है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो श्रांति काल कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की श्रांति काल पर ताप क्रम का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है, ताप कम करोगे तो श्रांति काल बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। गा देखो एक एक नंबर में इतना ही लिखना है, 1 लाइनर भी क्वेश्चन होते हैं। गा डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखो मेरे भाई। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य उन्होंने द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य से रिलेटेड एक समीकरण दिया जिसको हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इन्होंने बताया कि लैम्डा जो तरंगदैर्ध्य है इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। यही डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। यहाँ पे लैम्डा है तरंगदैर्ध्य, एच है प्लांक नियतांक, एम है कण का द्रव्यमान, वी है कण का वेग। ठीक है, अब चूंकि जो एमबी हमारा होता है ये पी के बराबर होता है, चूंकि पी इक्वल टू एमबी होता है, यानी कि पी है संवेग, संवेग इक्वल टू एमबी होता है, तो इस एमबी के जगह पर पी रख देंगे तो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। ऐसे लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। बस भैया सिंपल सा था, यही है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इसको नोट कर लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो आप नहीं, छोटे छोटे बच्चों को पता होगा जो 12th में है। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन भैया स्पेशल है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखो 1 नंबर, चलो लिख देते हैं भैया। ये घा वाला हमारा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि C इक्वल टू Q अपान P, यानी कि उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात के बराबर होती है हमारी धारिता। तो C इक्वल टू Q अपान V। अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा धारिता का मात्रक क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, B है विभव, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट होगा। एक और मात्रक इसका होता है फैरड, धारिता का मात्रक फैरड भी होता है, तो उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये घा वाला भी हमारा क्वेश्चन था। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, ये देखो अंगा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान से समझना। उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। मतलब उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखना है जिस पर प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं, उसका कार्य सिद्धांत आधारित है। तो उस भौतिक सिद्धांत का नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर, नो ड्रामा, नो क्लिक पैड। ठीक है, चलो अब सा वाला देखते हैं। ये भी हमारा 6 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है इसमें, चा वाला। किरचॉफ का धारा नियम लिखो भैया। किरचॉफ का पहला नियम आपको लिखना है, चलो लिख देते हैं इसको भी। किरचॉफ का धारा नियम देखो सिंपल सा है। किरचॉफ का धारा नियम क्या है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का धारा नियम है कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, यानी कि सिग्मा आई जो बीजगणितीय योग, सिग्मा जो है ये बीजगणितीय योग को दर्शाता है, तो सिग्मा आई इक्वल टू 0 होगा। इसको समझते हैं। देखो इसको मैंने डीपली आपको किरचॉफ के नियम में बता दिया, आप लोग सर्च करना किरचॉफ का नियम शुभम लेक्चरर, आपको दोनों नियम मिल जाएगा। तो देखो ये कोई संधि है, इस पर धाराएं अकल मिल रही हैं। देखो I1 आया, I2 आया, I3, I4, I5 आया। लेकिन एक चीज नोट करो, ये जो I1 और I2 है ये तो आपका संधि है, इसको नाम भी दे सकते हो, ओ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर धाराएं अकल मिल रही हैं, लेकिन I1 और I2 को अगर देखोगे तो ये संधि की ओर जा रही हैं, ठीक है, मतलब इनका तीर संधि की ओर है, तो संधि की ओर जो धाराएं जाएंगी उनको धनात्मक लेंगे। और I3, I4, I5 जो है ये संधि से दूर जा रहे हैं, मिल तो पांचों रही हैं लेकिन ये संधि से दूर जा रहे हैं, तो इनको निगेटिव लेंगे और सबका जो योग होगा वो 0 होगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0, सबका योग 0 ही होगा, ठीक है। अब चूंकि हमारी I1 I2 धारा संधि की ओर जा रही थी तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, और I3 I4 I5 धारा संधि से दूर जा रही थी तो इसको मैंने निगेटिव ले लिया, बस। और सबका योग 0 ही हुआ है, सबको मैंने जोड़ा ही है, बस ये निगेटिव थे तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होके माइनस हो गया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू, इधर ये माइनस में है, सब इधर प्लस में हो जाएंगे, I3 प्लस I4 प्लस I5। बस यही किरचॉफ का धारा नियम है कि किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अगर 1 नंबर में आता है सिर्फ इतना ही लिखेंगे, 2 नंबर में आता है थोड़ा सा सर्किट भी समझा देंगे तो बेटर रहेगा। चलो तो हमारा खंड बा भी हो गया भैया, 6 नंबर का, ये भी 6 क्वेश्चन था, 6 नंबर। खंड सा पे चलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर वाले जो आते हैं, कुल 4 क्वेश्चन ये रहते हैं और 8 नंबर आपको देकर जाते हैं। खंड सा, इसको समझो। तीसरे का है, ये देखो जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं भैया कि ये क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न में भी आते हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। ऐसा मत सोचना कि सर ने 2 नंबर वाला बताया है तो ये 2 नंबर में ही आएंगे, ये गलतफहमी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। यही क्वेश्चन सेम 3 नंबर में भी आते हैं, ठीक है। तो आपको टॉपिक पर ध्यान देना, नंबरिंग जाए तेल लेने। चलो तीसरे का देखो, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखो 2 नंबर। भैया कूलाम का नियम ना हो आपके फिजिक्स में, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसको मैं समझा देता हूं, शायद आपको पता होगा लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूं, भाई पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो जानना जरूरी है। कूलाम का नियम, आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ऐसी क्लास बार बार नहीं मिलेगी। कूलाम का नियम देखो, कूलाम के नियमानुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब देखो यहां पे आपका 2 आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी r मीटर है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F होगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके बीच की दूरी जो r है इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस यही है मेरे भाई कूलाम का नियम। समझ में आ रहा है? सिंपल सा तो है, ठीक है, कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये जो दोनों आवेश हैं इन पर जो लगने वाला बल होगा वो इस दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि मान लो 2 बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर उपस्थित है, देखो मानना क्या है, मैंने सीधा सीधा चित्र बना दिया है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखो F जो उनके बीच लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, समीकरण 1। दूसरा कहा गया कि जो इस पर लगने वाला बल होगा वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि ये r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो F अनुक्रमानुपाती 1/r²।
इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा प्रोसेस हम और लेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा दोनों आवेशों पर लगने वाला, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब समीकरण 1 व 2 दोनों को हम ऐड करते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल था F, वो Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, तो अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक जुड़ेगा K, तो F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। यही कूलाम के नियम का फॉर्मूला होगा। थोड़ा और हम एक्सप्लेन करेंगे। K है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इस K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब देखो, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित होता है तब अनुक्रमानुपाती नियतांक K को हम 1/1/4πε0 लिखते हैं, यानी कि इस K के जगह पर हम 1/4πε0 कर देंगे, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। और यही आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये आपका कूलाम के नियम का फॉर्मूला होगा। ये तो आपको पता ही होगा, मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो अब पता हो जाएगा। यहां पे 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पे ε0 जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। देखो पूरी जानकारी मैं देता हूं। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर लायक हो चुका है। आप अगर 3 नंबर में छोड़ो 5 नंबर पे क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएगा। चलो अब देखिए स्टूडेंट, खंड सा में हमारा जो खा वाला क्वेश्चन है 2 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। खा देखो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा पैसेंस रखो मेरे स्टूडेंट, इस बार माहौल बदल देंगे, बस आप मेहनत करते रहो। खा देखो, धारा घनत्व तो J से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक M के S से पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र लिखिए। मतलब धारा घनत्व तो J क्या होता है इसको आपको बताना है। चलो करंट डेंसिटी को भी पढ़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो धारा घनत्व, देखो किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J इक्वल टू होगा I अपान A, यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल A से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा I को हम उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। J इक्वल टू I अपान A होगा। मात्रक तो आपको पता चल चुका होगा, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप। I है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीमा इसकी होगी m0 l के पावर -2 t के पावर 0 a के पावर 1, ये इसकी बीमा होगी। निकालेंगे कैसे वो भी बता दूं। J इक्वल टू I अपान A होता है। I जो है धारा, इसकी बीमा A होती है। A है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा L2 होता है। तो ये आपका ऊपर आएगा तो A और L +2 है, ऊपर आएगा तो L -2 हो जाएगा। तो ये हमारा AL -2 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m0 L -2 T0 a के पावर 1। मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि m के पावर 0 है, ठीक है, तो ऐसे भी इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो ये था धारा घनत्व, तो 2 नंबर हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे एक ऐसे टॉपिक को भैया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गा वाला। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखो, 2 नंबर। देखो ये 3 नंबर में भी आता है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, पहले दे दूं वार्निंग, पढ़ाई चलेगी सिंस नाइट इन द मॉर्निंग। चलो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, 2 नियम इन्होंने दिए थे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए हैं। सबसे फर्स्ट नियम देखो, ध्यान से समझो, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलो प्रथम नियम, जब किसी परिपथ पे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। अगर परिपथ बंद रहेगा तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। ये धारा केवल तब तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है, और जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक ही ये धारा बहेगी।
अब ये तो नियम मैंने आपको बता दिया, अगर इसको डीपली समझना है ना, देखो मैं अभी पूरा पेपर सॉल्व करवा रहा हूं भैया, तो आपको ऐसे मैं बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझाने में लगूंगा, तो ये क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना, अगर आपको फैराडे का नियम पढ़ना है, आप लोग यूट्यूब पर जाना, इस क्लास को देखने के बाद सर्च करना फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, शुभम लेक्चरर। आपको मैंने उसमें दोनों नियम बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। इसमें आप लोग नोट कर लो जो मैंने बता दिया मेरे भाई, बाकी हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लेना। अब द्वितीय नियम क्या है इसको समझ लो। देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि किसी समय परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 है और डेल्टा टी समयांतराल के बाद यह फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, डेल्टा φ इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने परिवर्तन को माइनस कर देना है। यदि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा φ अपान डेल्टा टी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर, देखो क्या कहा गया ऊपर, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ये जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की, देखो ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी कि माइनस डेल्टा φ अपान डेल्टा टी। डेल्टा φ है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी है समय अंतराल। अब डेल्टा φ के जगह पर हम φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हैं, देखो ऊपर बताया मैंने। तो E इक्वल टू हमारा माइनस φ2 माइनस φ1 अपान डेल्टा टी, ऐसे भी लिखते हैं। और इसका न्यूमेरिकल भी मैंने देखा है, पूछा जाता है आपके फिजिक्स के पेपर में। तो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप लोग एक नजर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसका ले लिया, अब इसको ले लीजिए। चलो ये भी हमारा हो गया, तो दो दो नंबर हम कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलो घा वाला देखते हैं, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है, व्यतिकरण एंड विवर्तन में अंतर। चलो इसको भी बता देते हैं भाई, छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, देखो व्यतिकरण इस साइड में, विवर्तन इस साइड में। व्यतिकरण, यह घटना दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। मतलब व्यतिकरण जो है, ये घटना जो है दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले दो पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम होता है। विवर्तन क्या है, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का परिणाम होता है। बस दो तीन याद कर लेना बहुत है। दूसरा, इससे सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। इसमें जो है व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होंगी, और विवर्तन में इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती हैं। तीसरा, इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती। ये तो आप याद ही कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें निम्निष्ठ प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है। बस यही चार डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, चार से ज्यादा आते नहीं हैं। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, ऐसे आप लोग लेते हुए स्क्रीनशॉट चलना, काम हो जाएगा। तो ये हमारा व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर है। दो दो नंबर वाले चार क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर आपको मिलेगा भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों का। लेकिन अभी तो ट्रेलर है, लघु उत्तरीय प्रश्न काफी नंबर के आते हैं। अब आते हैं खंड दा पे, यहाँ पे 3-3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। सोचो 3-3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न और 8 नंबर का 2-2 नंबर वाला लघु उत्तरीय प्रश्न। 38 नंबर के सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 70 में 38, यानी कि आधे से ज्यादा। तो हमारी अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मेरे स्टूडेंट की 12th वालों, लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना, नहीं तो अंधकार में चले जाओगे। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। देखो अब मैं आगे सॉल्यूशन वैसे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। इस सब का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, बस वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है, सपोर्ट करो, सबका सॉल्यूशन मिलेगा, नो टेंशन जब तक है। फोर्ड का किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। J इक्वल टू मैंने आपको बताया था NeVd, ऐसे कुछ मैंने बताया था। ठीक है, ऐसे कुछ बताया था। तो इसी रिलेशन को आपको स्थापित करना है। यहाँ पे N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है मूल आवेश, Vd आपका है अनुगमन वेग, J है धारा घनत्व। देखो किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करो। 3 नंबर भैया
ये डेरिवेशन है छोटा सा, और ये 3 नंबर में अक्सर आता रहता है, 3 नंबर में भी और 5 नंबर दोनों में भी। ठीक है, गा देखो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है भैया, ये नाभिक चैप्टर का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घा देखो, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र के दोलन की आवृत्ति 2 × 10⁻10 हर्ट्ज तथा आयाम 30 वोल्ट मीटर है। तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए 3 नंबर। ठीक है, ये आपका घा वाला क्वेश्चन है। अंगा वाला देखो, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध का सूत्र स्थापित करो 3 नंबर। यानी कि 5 क्वेश्चन हमारे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन थे 3-3 नंबर के, 15 नंबर आपका इसका हो गया। ऐसे 5 नंबर क्वेश्चन में भी 3-3 नंबर वाले प्रश्न 5 रहेंगे, 15 नंबर उसका, 30 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न होगा 3-3 नंबर वाला। देखो 5 का प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त, इसके नियम लिखिए, मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये आपको बताना है। चलो इसी में खा वाला है, एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे हवा में रखा जाए और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाए। 3 नंबर भैया, 3 नंबर फ्री में नहीं मिलते, आपको मेहनत करना होता है, और 3 नंबर के लिए पापड़ बेलना पड़ता है। ऐसा नहीं पापड़ बेलना है, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, दोनों सेम है। अथवा या मान लीजिए आपको ये नहीं पता तो अथवा देखो लगा हुआ, अथवा कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। 2 में से आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं 3 नंबर। इसमें कहीं एक आध क्वेश्चन में ऑप्शन मिल जाता है, सब में नहीं रहता। खा हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए 3 नंबर, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए आपको बोर की परिकल्पना लिखनी है, परमाणु चैप्टर का क्वेश्चन है। अंगा प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, ये तरंग प्रकाश के चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन यहां पर भी थे 3-3 नंबर वाले, 15 नंबर इसका भी कंप्लीट है। 3-3 नंबर वाले 30 नंबर के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले खंड पे। 5 नंबर वाला जो खंड होता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, टोटल 20 नंबर का ये आता है भैया। 8 क्वेश्चन रहेंगे, आपको करना 4 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सीरियल से, मतलब अभी देखना कैसे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए 5 नंबर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, नहीं पता तो अथवा लगा है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए 5 नंबर। देखो दोनों नियम यहाँ पे आपको बताने हैं और उसको सर्किट बनाकर समझाना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन ये है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, नहीं पता तो आप ये वाला कर लो, दोनों में से एक कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन देखो, धारावाही लंबी प्रणालिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करो 5 नंबर, नहीं पता तो अथवा है। चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए, चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए 5 नंबर। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस रहेंगे। कहा गया था कि आंतरिक विकल्प का चयन दिया जाएगा ना 5 नंबर में, तो वही दिया गया है। 8वां देखो, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mb max स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट को भी उत्पादित कीजिए। यहाँ पे m है द्रव्यमान, v है वेग, h है प्लांक नियतांक, म्यू देखो म्यू है, ये v नहीं है, ऐसे कुछ म्यू बनता है। ठीक है, ये आवृत्ति है, म्यू नॉट है देहली आवृत्ति। ये प्रकाश विद्युत आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, इसका आपको प्रूफ करना है, 5 नंबर मिलेगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है भैया, क्योंकि ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीसरा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। एक और रहेगा, टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 4 आपको करना होगा, एक एक क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन रहेंगे। देखो 9 नंबर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगाए मेरे भाई। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर था 12th फिजिक्स का। ठीक है, कुछ ऐसे ही आपका पेपर इस बार आने वाला है, बस आप लोग मेहनत करते जाओ। पेपर कैसा भी आएगा हम सब को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि डरते नहीं है किसी से हम लोग। चलो इसमें मैं बता दूं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 नंबर का, आर्त लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 8 नंबर का, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 30 नंबर का, और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 20 नंबर का। सबको ऐड करो तो 20, 30, 50, 58 और 6, 64 और 6, 70 नंबर आपका टोटल हो जाएगा मेरे भाई। कुछ ऐसा पेपर आएगा।
तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा मेरे स्टूडेंट कि जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है वो देखो 30 और 8 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस पे देना है। फिर आपका 20 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय तो दोनों बराबर है भैया, इनको बराबर टाइम दे दो। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आपको विशेष कर ध्यान देना है, क्योंकि 38 नंबर का तो यही आता है। तो आज का आपको पेपर कैसा लगा? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।